नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन ट्रिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए संविधान की क्लास चल रही है। ठीक है, जिस तरह से पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में, उसी तरह से हम करा रहे हैं। क्या होता है कि देखिए, बहुत ही मुख्य तथ्य पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम में, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, तो उसी तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, इससे पहले भी हमारी संविधान की क्लासें हो चुकी हैं, आपने देखा होगा। लगभग 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं, भाग 1 की और भाग 2 की भी हो चुकी है क्लास, और मौलिक कर्तव्य के हमारे आर्टिकल 22 तक हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, आर्टिकल भी हमें वही देखने हैं जो वनडे एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं। देखिए, आर्टिकल हमारा 23 है। आर्टिकल 23 है हमारा मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध। ठीक है, तो देखिए, आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध। मतलब इसमें ये क्या दिया गया है कि हम किसी व्यक्ति को ना तो खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। इसमें इस चीज का प्रतिषेध है, अगर हम इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं किसी व्यक्ति को या मजदूर को, ठीक है, बेचना या खरीदना, या बंधुआ मजदूरी ऐसी, मतलब किसी को जबरदस्ती पकड़ करके अपने यहाँ पर उसके अनुसार कार्य नहीं करा जा रहा हो, सिर्फ अपने इच्छा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, ना तो उसे जो भी उसकी पूरे दिन की मेहनत के अनुसार उसकी मजदूरी होती है वह मिल पाती है, और जो भी उसकी शर्तें होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं वह उसको, तो वह हमारी बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 23 का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 में हमारा क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति को ना तो हम खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, और बंधुआ मजदूरी भी इसी के अंतर्गत आती है। मतलब अगर इस तरह का कोई भी हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो वह हमारा आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। ठीक है, अब देखिए, हमारा आर्टिकल 24 में दिया गया है कि बाल श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 हमारा है बाल श्रम का प्रतिषेध। तो इसके बारे में देखिए, मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है कि 14 वर्षीय कमाइयों के बच्चों को, ठीक है, ना तो हम किसी होटल या कारखाने में कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को हम 14 वर्ष से, अगर किसी बच्चे की आयु कम है तो होटल और किसी भी कारखाने में काम के लिए उसे नहीं लेकर के जा सकते हैं। एक अगर सिंपल सी भाषा में हम बोलें तो इसी तरह से इसमें दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये अगर इस तरह से हम करते हैं तो ये हमारा आर्टिकल 24 का उल्लंघन होगा। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं हम आर्टिकल 25। बहुत ही, देखिए, मैं बता दूं आपको, मैं एकदम आपको सटीक चीज बता रहा हूं, जो छोटे छोटे पॉइंट तथ्य दिए जाते हैं वनडे एग्जाम में, उसी की तरह दिए जाते हैं इसी में। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ बहुत डिटेल में है, यहाँ बहुत सारा पढ़ सकते हैं, या बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इससे मैं बताऊं कि जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना ही मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा वनडे एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत भी नहीं है, ना ज़्यादा डीप, ठीक है, ना ज़्यादा गहराई। इस तरह से आपको उसके लिए, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये शायद सही भी नहीं होगा। सिर्फ जो मुख्य मुख्य तथ्य दिए गए हैं उन्हीं को हम अच्छे से देख लें और याद कर लें तो हमारा हो जाएगा अच्छे से। देखिए, हम आर्टिकल 25 देखते हैं। आर्टिकल 25 हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा दिया गया है। इसमें क्या है, देखिए, किसी भी धर्म को अवैध रूप से मानने तथा अंतःकरण करने की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 25 में दी गई है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के जो भी पूजा स्थल होते हैं, ठीक है, जो धार्मिक जगह होती हैं, वहां जा सकते हैं हम। कोई हमें इसमें इसके अनुसार रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसमें हमें इस चीज की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल हम एकदम स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, किसी भी धार्मिक स्थल पे हम जा सकते हैं मानने के बाद में। फिर एक चीज और इसमें दी गई है कि सिखों को कृपाण रखने की अनुमति आर्टिकल 25 के अनुसार दी गई है। देखिए, सिखों को कृपाण रखने की अनुमति, सिखों को कृपाण रखने की अनुमति आर्टिकल 25 के अनुसार दी जाती है। देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सिख जो कृपाण रखते हैं, आपने देखा होगा एक कोई भी उनके पास में रहता है कृपाण, ठीक है, उसको रखने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है या किस आर्टिकल के अंतर्गत आपसे पूछी जाती है, तो वह हमारा आर्टिकल 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसमें हम किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर कोई धार्मिक शिक्षा है तो वह दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह ईसाई धर्म अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है,
और मुस्लिम धर्म क्या होते हैं कि मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा कि मदरसे वगैरह ये इनमें सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह की हम धर्म की जो हमारी स्वतंत्रता है, हम उसमें रिलेटिव कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का हमें कोई भी प्रतिबंध लगाता है तो वह हमारा आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 29 हम देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें क्या दिया गया है कि जितने भी अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक व्यक्ति कौन कौन से होते हैं बता दूं आपको, जो भी हमारे भारत देश के अंतर्गत मतलब अल्प मात्रा में पाए जाते हैं वह हमारे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम, दूसरा है पारसी, तीसरा है जैन, बौद्ध। ठीक है, इस तरह से हमारे अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, और भी एक दो हैं। ठीक है, ये हमारे आते हैं। अब देखिए ये जिन भी भारत के भूभाग के अंतर्गत रहते हैं, जिस भी भारत के भूभाग के अंतर्गत रहते हैं, तो उसमें क्या है, इन्हें अपनी भाषा लिपि, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये अपनी भाषा लिपि या शिक्षा को किसी भी तरह से बोल सकते हैं, कर सकते हैं, बोलने का अधिकार है इन्हें। इस चीज की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी मतलब इस तरह की इनके ऊपर ठेस नहीं पता सकता कि आप इस तरह की भाषा का अल्पसंख्यक हैं। आपने देखा होगा कि हर स्टेट में अलग अलग अपनी भाषा बोली जाती है, अलग अलग भाषाओं का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी इस तरह का इनके ऊपर विरोध करता है कि आप इस तरह की भाषा ना बोलकर हिंदी भाषा बोलिए या इंग्लिश भाषा बोलिए, ठीक है, तो वह हमारा आर्टिकल 29 का उल्लंघन होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे इसमें आपने देखा होगा कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल आपने देखा होगा 31 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बता देता हूं आपको, इससे पहली क्लास में भी आपको बताया था मैंने। सिर्फ जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं आर्टिकल के अंतर्गत, जो भी आर्टिकल हैं मैं वही आपको बता रहा हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सटीक है। ठीक है, देखिए आर्टिकल हमारा 31 है। आपने देखा होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये हमारा आर्टिकल किसमें था, पहले आर्टिकल 31 था। ठीक है, और फिर 44वें संविधान संशोधन 1948 के द्वारा इसे भाग 12 के आर्टिकल 300 में भेज दिया गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था ये हमारा, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें देखिए मुख्य क्या है कि ऐसा हमारा कौन सा आर्टिकल है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, को भाग 12 के आर्टिकल 300 में 300 के में डाल दिया गया है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं, देखिए हमारा, तो देखिए हमारा इसमें क्या दिया था, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम ये देखते हैं, तो देखिए इसमें हमारा क्या है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को, मतलब 32 से 35 तक यही आते हैं हमारे। ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर देखिए हम इसकी बात करते हैं तो मूल अधिकारों के संबंध में आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, और वो हमारी रिट कौन कौन सी होती हैं, रिट है हमारी आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 26 के अनुसार हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है अधिकार प्रेक्षा, चौथी है उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण। एक प्रकार की रिट और हमारी इसमें दी गई है
ठीक है। ये हमारी रिट है प्रतिषेध। ये हमारी 5 रिटें दी गई हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये हमारी 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा अनुच्छेद 32 को आपने देखा होगा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है। तो वह हमारा कौन सा है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वे हमारी कौन सी है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। ये हमारी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ठीक है। देखिए हमारा, अब देख लेते हैं एक बार दोबारा अनुच्छेद 23 में हमारा क्या दिया गया, मानव के दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध। मतलब इसमें हम किसी व्यक्ति को ना ही खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, और बंधुआ मजदूरी भी इसमें नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में हमारा क्या दिया गया है, देखिए अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि बाल श्रम का प्रतिषेध। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम ना तो किसी कारखाने और ना ही किसी होटल में कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद अगर हम 25 की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। मतलब अंत्यकरण करने किसी भी हम धर्म को मान सकते हैं, किसी भी पूजा स्थल यानी जो धार्मिक स्थल होते हैं उन पर जा सकते हैं। कोई भी धार्मिक अगर हमें कोई भी कार्य करना है उस कार्य में भाग ले सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 25 में दिया गया है। 29 में क्या दिया गया है, अगर कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है वह अपनी भाषा लिपि, ठीक है, या शिक्षा की वरीयता को बरकरार बनाए रखेगा, ठीक है। वही हमारा फिर अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार किस आर्टिकल को कहा गया है। तो वह हमारा आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 31 हमारा कहाँ पहुंचा है, आर्टिकल 31 हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपने देखा होगा कि भाग 12 के आर्टिकल 300 के में उसको भेजा गया है। जो आर्टिकल हमारा पहले किसमें था, 31 में था। कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। और सबसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, फिर लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। वनडे एग्जाम के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए वीडियो कैसी है हमारी। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि इससे बाहर वनडे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो भी है बहुत सटीक मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे आर्टिकल मैंने इसमें छोड़ रखे हैं, जो अधिक से अधिक पूछे गए हैं वही आर्टिकल मैंने जोड़े हैं, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।